नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं बिमल कोठारी, चेयरमैन है इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। हमारे साथ हैं सुनील बलदेवा, प्रेसिडेंट हैं आफ्टा के एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, क्योंकि ये खबर पिछले बहुत दिनों से गौन थी। गौन इसलिए थी क्योंकि वायदा में चना नहीं है, तो इसलिए उतनी चर्चा भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज हमने ग्राउंड की पड़ताल की है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या चने की कीमतों का हाल है, क्या चना किसानों को वाजिब भाव मिल रहा है। तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि चने की कीमतें अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP से नीचे चल रही हैं। अलग अलग रेट हम आपको दिखा रहे हैं मंडियों के, जहां पर आप ये समझ पाएंगे कि MSP के मुकाबले चने का भाव क्या है। मतलब 600 से 900 रुपए प्रति क्विंटल मंडियों में चने का भाव MSP से कम है। 5230 रुपए प्रति क्विंटल की MSP है चने की, और उसके मुकाबले 4300 से 4600 के भाव पर चना बिक रहा है। क्या रीजन है इसका, आगे क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल बिमल कोठारी जी आपसे, और आपको पहले बधाई कि आप चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चेयरमैन बनने के बाद भी सर चना किसानों को इस बार अच्छा भाव क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों MSP से कम का भाव मिल पा रहा है सर? थैंक यू मृत्युंजय जी। काश मेरे चना बनने से किसानों को भाव इससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। हाँ। लेकिन ट्रेड पॉलिसी बनाना मेरे हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है। तो मैं कुछ इसमें मेरे हिसाब से, हमारी जानकारी के हिसाब से जो तथ्य है, या हमारे IPG के हिसाब से जो तथ्य है, मैं आपके सामने रखूंगा। पहला कारण, इस बार क्रॉप बहुत जबरदस्त क्रॉप है। सरकार का जो आंकड़े हैं 113 लाख टन के हैं। पिछले साल भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्रॉप रही थी। हमारे यहाँ पिछले साल थोड़ा सा ट्रेड की तरफ से मिसलीडिंग आंकड़े आए थे। बहुत सारे चैनल से मैंने न्यूज देखे, जो ये डिबेट्स होते थे उसमें ट्रेड की तरफ से 70 से 75 लाख टन लोगों के आंकड़े थे, वो काफी मिसलीडिंग थे। तो हमारे यहाँ इस बार क्रॉप, हम जो अराइवल्स देख रहे हैं, बहुत अच्छे अराइवल्स हैं। कैरी ओवर भी रहा है, लगभग 9 लाख टन का कैरी ओवर भी था। तो इस तरह हम देखें तो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, अराइवल्स बहुत अच्छी है, और उतना उठाव नहीं है जितनी अराइवल्स है। सरकार ने नेफेड ने प्रोक्योरमेंट चालू कर दिया है। लगभग मैंने अभी हमारे पास जो आंकड़े मिले हैं, लगभग लास्ट वीकेंड तक लगभग 7 लाख टन चना का प्रोक्योरमेंट हो चुका है। लेकिन इसमें और इसीलिए लेकिन जितना अराइवल्स हो रहा है उस हिसाब से माल का उठाव नहीं है, इससे अराइवल्स के प्रेशर से बाजार जो है नीचे है। लेकिन मैं इसमें से इसी कारण ये जो MSP के नीचे बिक रहा है, उसकी वजह मैं सिर्फ इसको अराइवल्स के प्रेशर को नहीं मानता हूँ। इसमें ट्रेड पॉलिसी, ये सरकार की जो पॉलिसी है, वो भी इसमें काफी तरह से जिम्मेदार है। पिछले साल जब लोगों ने प्रोक्योरमेंट किया था, और लोगों ने काफी जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बायर ट्रेडर्स हैं, उन्होंने प्रोक्योरमेंट करके 10,000 टन 20,000 टन कार्गो को वेयरहाउस में लगाया, उन्होंने स्टोर किया। अचानक सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी और उन्होंने स्टॉक लिमिट लेके आ गए और बोला कि इसको तुरंत का तुरंत स्टॉक लिमिट को विद इन 30 डेज को इम्प्लीमेंट किया जाए। और तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि 30 दिन में स्टॉक को कैसे, एक जो भारी स्टॉक उन्होंने प्रोक्योरमेंट कर रखा है, उसको कैसे निकाला जाए। तो ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी के जो गैप है और जो ट्रस्ट है, ये लोगों में, ये इन्वेस्टर्स में नहीं है कि हम ट्रेडर में वो ट्रस्ट नहीं है कि हम अगर प्रोक्योरमेंट करें और फिर से वैसी पॉलिसी नहीं आएगी, फिर से जी ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। ओके, ये एक बड़ी वजह आपने बताई कि जिस वजह से ठीक दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन सुनील जी, आप जरा बताएं कि जिस मकसद से चने को बैन किया गया था वायदा में,
मकसद ये था कि दाल की कीमतें काबू में रहे और बहुत तेजी से दाम ना बढ़े। क्या उस मकसद में कामयाबी मिली है? क्योंकि चने का प्राइस तो वाकई कम हुआ है, एमएसपी से भी नीचे आ गया है। बिल्कुल मृत्युंजय जी, खुद मंत्री जी ने कहा था कि उन्हें अपडेट किया गया है कि यदि बाकी दालों का भाव पे नियंत्रण रखना हो तो चने को नियंत्रण रखना जरूरी है। ये लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि चने तो नियंत्रण में है, लेकिन बाकी दालें जो है वो ऊपर बिक रही है एमएसपी से, क्योंकि बाकी दालों का प्रोडक्शन काफी कम है। काफी डिटेल में वैसे कोठारी जी, विमल जी ने बता दिया है कि चना का प्रोडक्शन इस बार अच्छा था, कुछ स्टेट में बहुत अच्छा था। हालांकि सरकार और ट्रेड के आंकड़ों में इस बार भी फर्क है, क्योंकि सरकार सेकेंड एडवांस एस्टीमेट जो आया है वो 131 लाख टन के लगभग आया है। ट्रेड का काफी वेरिएशन है, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतभेद रहते हैं कि एक्चुअल में क्या होता बोले है। आप प्रेसिडेंट हैं, एक प्रेसिडेंट हैं, एक चेयरमैन है, फिर बात मतलब आप लोग इंडस्ट्री के तो धुरंधर बैठे हैं, फिर डर किस बात की सर? आप बोलिए आराम से खुल के कि क्या मतलब क्या डिफरेंस होता है दोनों आंकड़ों में। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार सरकार 25% कम से कम प्रोडक्शन का माल खरीदती है। तो सरकार ने पिछली बार 16 लाख टन माल खरीदा। क्या सरकार ने माल 25% से कम खरीदा या फसल कम थी? यदि इस बार 131 लाख टन है, सरकार को 25% यदि प्रोक्योरमेंट करना है तो इसके हिसाब से तो 40 लाख टन से ज्यादा माल परचेज होना चाहिए, जबकि अभी तक 6 लाख टन माल परचेज हुआ है। अच्छा, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो बोलती है वो एक्चुअली जो प्रैक्टिकल है, जो वास्तविकता है, उसके बहुत नजदीक है। मुझे ये बात कहनी है। अच्छा। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि इस बार सरकार के आंकड़े आए हैं, इसमें आप ये देखोगे कि राइस रिकॉर्ड उत्पादन करीबन सरकार के हिसाब से, मैं आपको आंकड़ों से बताता हूं कुछ, 11 मिलियन टन राइस ज्यादा पिछले साल से, वीट ज्यादा 7.44 मिलियन टन, पल्सेस ज्यादा 3.14 मिलियन टन, ऑयल सीड ज्यादा हायर देन 1.20 मिलियन टन। तो क्या सारी चीजें ज्यादा हो गई? क्या हमें इस पे सोचना पड़ेगा। मैं इसलिए इस पे ज्यादा नहीं बोलता हूं कि हमारी डिमांड रही है कि साइंटिफिक तरीके से डाटा आना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए, और सरकार ने हमारी पास नहीं है। हाँ। और बजट में इसका प्रावधान भी किया है। तो हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा सही आंकड़ों के लिए। मुझे लगता है कि सही आंकड़ों में अभी भी हमें जरूरत है काफी काम करनी। ठीक है, अब कोठारी एमएसपी की, हाँ बोले, कंटिन्यू करें सुनील जी। हाँ, जहां तक मर्तजी जी एमएसपी की बात है, चने की अराइवल ज्यादा है। सरकार की जो स्कीम चल रही है उसमें भी ज्यादातर चना बिक रहा है, क्योंकि चना ही बांटा जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास 8 लाख टन चना ही स्टॉक में है, बफर में बाकी दालें स्टॉक में नहीं है। इसलिए चना जो है, गरीबों को चना है वो फ्री में मिल रहा है, जिनको मार्केट से लेके खाना है वो मार्केट से लेके खा रहे हैं। तो सप्लाई एक्चुअल में ज्यादा हो गई है, किसानों की भी सप्लाई हो रही है, इसलिए चना मुझे लगता है कि एमएसपी से नीचे बिक रहा है। सरकार को चाहिए कि अपनी खरीदी में तेजी लाए, ताकि किसानों को सही भाव मिल सके, सही स्टॉक हो सके। क्योंकि सरकार की बार बार पॉलिसी चेंज की वजह से, होने की वजह से, चलिए ठीक है, ट्रेडर और मिलर जो है ज्यादा मार्केट में नहीं आ रहे हैं, स्टॉक करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए भी एक ये फर्क है कि चने के भाव किसानों को नहीं मिल रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है एनसीटीएक्स होता, यदि एनसीटीएक्स चालू होता तो करीबन 3 से 4 लाख टन उसमें हेजर जो होते हैं वो माल खरीद लेते, और वो माल को मार्केट में खरीदने आ जाते और उसको एनसीटीएक्स में हेज करते, तो 4 लाख टन माल वो बिक गया होता, वो भी माल नहीं बिका। तो मुझे लगता है ये सब कारण है कि एमएसपी से नीचे। ठीक है, लेकिन अब कोठारी जी एक बात आप बताएं। ठीक है कोठारी जी, बिल्कुल संक्षेप में बताएं सर, वक्त बहुत कम है। अब आप जरा बताएं कि किसानों को अच्छा भाव मिले चने का, उसके लिए तत्काल प्रभाव से अभी क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि चना किसानों को ठीक भाव मिल जाए। कदम उठाने चाहिए तो सरकार को, जैसे सुनील जी ने कहा, मैं भी इससे सहमत हूँ कि सरकार को खरीद में तेजी लानी चाहिए। ठीक है, उनको जो है वो कम से कम, और वो ये कदम इसलिए जरूरी है कि एक बफर स्टॉक भी एक अच्छा मौका है कि बफर क्रिएट किया जा सके। तो 25 से 30 लाख से भी ज्यादा सरकार अगर प्रोक्योरमेंट का टारगेट बनाए और उसमें तेजी लाए तो एक चने में सुधार आएगा। दूसरा, सरकार को एक एश्योरेंस देना चाहिए, एक पॉलिसी एक अनाउंसमेंट करना चाहिए कि ट्रेड इसमें पार्टिसिपेट करे, हम इस पे कोई स्टॉक लिमिट नहीं लाएंगे साल भर के लिए, ऐसा कम से कम एक कदम उठाना चाहिए। और तीसरा, एनसीडेक्स को फिर से शुरुआत करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक हेजिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, लोग परचेज करेंगे
खरीद के उसको उसमें हेज करेंगे तो एक वो ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। उससे उससे भी मैं समझता हूँ कि इसमें ठीक है। तो सर आपने चेयरमैन बनने के बाद आपने कोई चिट्ठी लिखी है सरकार को कि चना वायदा शुरू किया जाए? कोठारी जी? ऐसा है, कोई ये हमारा ये आज का नहीं, हम कई समय से हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हमने सरकार को ये नहीं, अभी सर चेयरमैन के तौर पे डिमांड थोड़ा ज्यादा हैवी होती है ना। आप अगर चेयरमैन के तौर पे लिखेंगे तो उसका वजन थोड़ा ज्यादा होगा। चेयरमैन की तरफ से गया, बात तो एक ही है। अच्छा। तो उससे कोई पड़ता है मृत्युंजय जी, लेकिन हम इसको बराबर फर्क पड़ता है सर? क्या बात कर रहे हैं? चेयरमैन आप हैं, प्रेसिडेंट सुनील जी हैं। सुनील जी, आपने कोई चिट्ठी सर लिखी है, कोई डिमांड की है कि वायदा शुरू हो जाए चने का? पिछले महीने हमने एक प्रेजेंटेशन किया था फ्री ट्रेड पॉलिसी के लिए। हमने कहा था कि किस तरह किसानों को फायदा होगा। हमने जी जी जी। सरकार के सामने में। ओके, सुनील जी, आपकी तरफ से कोई डिमांड सरकार के सामने? जी, अभी तक हमने कोई डिमांड नहीं करी है, लेकिन हमने अगले हफ्ते मीटिंग जरूर बुलाई है और उस पर डिस्कस करने के बाद हम जरूर सरकार को लिखेंगे कि इसका वायदा चालू किया जाए और ताकि इसमें जो है किसानों को भाव मिल सके। अच्छा। इसके लिए हम जरूर अपने इंटरनल मीटिंग बुला के हम जरूर इसके बारे में डिस्कस। अच्छा सुनील जी, चने के दाम एक अभी बात तो और बता रहा था मर्तजा जी। हाँ। हम मटर के भाव को भूल रहे हैं। मटर के भाव जो है काफी, इस बार प्रोडक्शन काफी अच्छा था। हाँ। और 47-46 के आसपास मटर बिक रही है, वो भी चने के भाव को प्रभावित कर रही है। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा कोठारी जी, एक बात और कि अभी चने के दाम 600 से 900 रुपए कम है एमएसपी से, लेकिन इसमें कुछ सुधार की उम्मीद आपको दिख रही है क्या आगे, कोठारी जी? तो अगर जो कदम मैं आपने बताया, अगर सरकार वो कदम उठाती है तो मैं समझ जरूर उसमें इजाफा आएगा और लगभग चना एमएसपी के आसपास बिकना चाहिए। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका, सुनील जी आपका, डिटेल में चने पर बात करने के लिए कि आगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं गोल्ड की। और बीरेन जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा सर कि गोल्ड का मार्केट जितना बढ़ा था उतना गिर गया। इसी हफ्ते 1000 रुपए तक की गिरावट गोल्ड में आ गई। अब अगर इस भाव पर कोई ट्रेड लेना चाहता है सर गोल्ड में, तो क्या करना चाहिए उनको? अभी भी ये रेंज बाउंड मार्केट है। यूएस के 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 3% के पार हो गए और येन भी 20 साल की निचली सपाटी पे है, तो अपसाइड इसका कैप रहेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब तो हम मजदार में है, बट 53,000 के आसपास का गोल्ड सेल किया जा सकता है। और बाइंग के साइड में मैं फिलहाल थोड़ा रिलक्टेंट हूँ ओवरऑल, क्योंकि दूसरी चीज़ों पे भी, और खास तो ये शंघाई कोरोना है जो वो भी थोड़ा उसको डाउनवर्ड ले जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं। कैलाश चंद्र मोदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। ये कोरोना बढ़ रहा है, चाइना में बढ़ गया और बढ़ गया। तो कोरोना जब पहले आया था तो क्रूड धड़ाम से गिरा था, कहीं वैसी पोजीशन तो नहीं होगी ना? भाविक जी बताएं, क्रूड में वैसे तो क्रूड में गिरावट हमने देखी क्योंकि आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटा दिया, उससे डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं अभी और कच्चे तेल पर, भाविक जी? देखिए, चाइना ने बताया कि अभी लॉकडाउन है वो थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके भी आई थिंक ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। और वैसे भी ये न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। बट मेन थिंग ये है कि ओपेक ने भी बताया है कि मार्च में भी जो उनका प्रोडक्शन कोटा था वो 1.45 मिलियन बैरल्स पर डे कम हुआ था, ये रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। तो आई थिंक जब तक रशिया और यूक्रेन की वॉर है तब तक मुझे नहीं लग रहा कि क्रूड के प्राइसेस गिरेंगे ज़्यादा। और इंट्राडे भी मुझे लग रहा है बाउंड डिप्स की रखनी चाहिए रणनीति। जब तक आई थिंक 7800 ब्रेक नहीं करता तब तक आप अपनी पोजीशन लॉन्ग में ही बने रहिए। अभी लग नहीं रहा कि ज़्यादा मेजर करेक्शन आएगा। ठीक है, नीरज हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, नीरज जुड़ रहे हैं। पूछिए नीरज जी। सर, हमको गोल्ड पे पूछना है कि आज गोल्ड पे क्या करें भाविक जी से। गोल्ड पर क्या करें ये आप जानना चाहते हैं भाविक जी से। अच्छा भाविक जी, आज के लिए अगर गोल्ड में कोई ट्रेड करना चाहे, सिर्फ आज के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए? जी, इंट्राडे में आज देखा तो मॉर्निंग में अभी भी फिलहाल नेगेटिव है, बट गोल्ड में अच्छा रेजिलियंस है डिस्पाइट के यूएस ट्रेजरी 3 साल के हाई के ऊपर है और डॉलर इंडेक्स 100 के करीब है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 52,330 के करीब अगर आता है जून कॉन्ट्रैक्ट तो बाय करना चाहिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव। टारगेट रहेगा 52,750 का और स्टॉप लॉस रहेगा 52,100 का, तो 52,330 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर मुदित हैं। पूछिए मुदित जी। उदित हैं, हाँ, उदित जी पूछिए। मिथुन जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए।
मैं पूछ रहा हूँ कि नियर टर्म में गोल्ड 50,000 और चांदी 65,000 मिल सकती है खरीदने के लिए? 50,000 गोल्ड और 65,000 चांदी। बीरेन जी बताइए, क्या इस गिरावट में ये लेवल दिख जाएगा फिर से बाइंग करने वाला? सिल्वर में मुझे लगता है कि 65 के चांसेस फेयरली प्रोबेबल है। परसेंटेज में बोलूँ तो 65-70%। और ये जो नियर टर्म की टाइम फ्रेम में जरा क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये मेरी टाइम फ्रेम 3-4 वीक की होती है। ठीक बात है। चलिए, राहुल हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं इस पर। पूछिए राहुल जी। सर जी, मेरे को वीरेंद्र जी से कपास खली में जानना था। सारे एक्सपर्ट सब तेजी में थे, वीरेंद्र जी रुके हुए थे, अब क्या होगा? वीरेंद्र जी जहाँ रुकते हैं ठीक रुकते हैं। वीरेंद्र जी बताइए सर, अब क्या होगा कपास खली में? कपास खली काफी कमजोर है। मीन्स कॉटन में इतनी तेजी है, कपास में भी इतनी तेजी है, फिर भी ये नहीं चल रही है। वो स्ट्रेंज है। मीन्स मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। बट ये इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस भाव से मैं शॉर्ट साइड नहीं जाऊंगा। अच्छा, शॉर्ट साइड आप इस भाव से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट करने से बचें। बीरेन जी कह रहे हैं कि यहाँ से गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ये आप नज़र रखें। अच्छा चलिए, आशुतोष जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए आशुतोष। आशुतोष, आप आवाज आ रही है? यस सर। पूछें सर, सिल्वर पे करंट रेट पे क्या करना चाहिए सर? चांदी में ताजा भाव पर क्या करना चाहिए? भाविक जी बताएं, एग्जैक्टली इसी भाव पर चांदी में ट्रेड लेना हो तो क्या किया जाए? 68,220 पे चांदी आज थोड़ी वीक ही लग रही है, तो चांदी में मेरा सेल का ही व्यू होगा। हाई आज उसने बनाया 68,620 का, तो आई थिंक 68,700 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं करंट रेट पे, और टारगेट रख सकते हैं 67,800 का। ठीक है। आशीष हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कोलकाता से। पूछिए आशीष। सर गुड इवनिंग, पूछिए। सर, सोया तेल और मस्टर्ड ऑयल का आगे क्या पोजीशन रहेगा सर? बाजार क्या हाई रहेगा ना स्टेबल रहेगा सर? थोड़ा डिटेल में बताइए। सोया तेल और मस्टर्ड, वीरेन जी बताइए सर, क्या रहेगा अभी? सोया तेल अमेरिका में तो काफी तेज हो रहा है। इंडिया में थोड़ी इंपोर्ट बढ़ी है, तो थोड़ा हल्का सा पुलबैक आना चाहिए। और समर मंथ है तो ऑयल की कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाती है गर्मी में, तो टेम्पररी थोड़ा पुलबैक डाउन साइड का आ सकता है। बट इसमें बड़ी मंदी के चांस फिलहाल नहीं है। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्रतीक हैं, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रतीक। हाँ सर जी, सोयाबीन में आगे क्या हो सकता है सोयाबीन बाजार में? सोयाबीन में, ओहो, भाविक जी बताएं, सोयाबीन का मार्केट कैसा लग रहा है अभी आपको? जी, जैसे बीरेन जी ने बताया कि वैसे भी समर मंथ में थोड़ा वीक ट्रेंड रहता है, और अगर प्राइसेस देखें तो आज 47 रुपये स्पॉट प्राइसेस नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन और थोड़ी गिरावट हो सकती है, माइनर, बट ज़्यादा माइनर मुझे नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सोयाबीन के ऊपर। अच्छा बीरेन जी, ओवरऑल मेटल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि स्टॉक वाइज अगर हम देखें, LME जो कि एक बेंचमार्क एक्सचेंज है मेटल के लिए, वहाँ पर सारे मेटल का जो टोटल स्टॉक है उसमें बहुत तेज़ गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 65% की। जिंक की जो कमी बहुत दिख रही है, 40% के आसपास जिंक का स्टॉक कम हुआ, क्योंकि वहाँ पर पावर का यूज कंजम्पशन ज़्यादा होता है जिंक के प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको ओवरऑल फंडामेंटल बेस मेटल का? आपका रडार काफी तेज, काफी शार्प है। इतना लो स्टॉक शायद मैंने भी कभी नहीं देखा, स्पेशली शेडो स्टॉक जिसको बोलते हैं ऑफ वारंट। जिंक पर्टिकुलर डेफिसिट की आइटम है। आगे मुझे इसमें थोड़ा रनअप दिख रहा है, तो यहाँ मैं 370-68 के आसपास में बाइंग प्रेफर करूंगा, 362 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में हम इसको 380 देख सकते हैं। दूसरा, कॉपर भी थोड़ा अट्रैक्टिव है जॉबिंग के हिसाब से, तो 815 में कॉपर भी लिया जा सकता है। 810 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 824 का टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर रोहित है, पूछिए रोहित जी। नमस्कार सर। सर, नॉन एग्री में आज के लिए कोई ट्रेड जो 100%? नॉन एग्री में? हाँ जी सर। अच्छा, आज की सबसे हॉट कमोडिटी भाविक जी आपकी नज़र में कौन सी है, जहां पर आज शाम के लिए ट्रेड लिया जा सकता है नॉन एग्री में?
देखिए अभी तो हॉट कमोडिटी कॉटन ही है, तो आज शाम के लिए तो नहीं, बट ओवरऑल आई थिंक 1 से 2 दिन के लिए मैं ज़रूर से यहाँ से भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन करूँगा। 31 मई का जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी अराउंड चल रहा है 44,860, तो 44,400 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 45,500 का, बट ये 1 से 2 दिन का ट्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेंद्र हैं हरियाणा से। पूछिए राजेंद्र जी। जय माता की जी। जी जी। मेरा वीरेंद्र बिटिल से सवाल है जी। मेरे पास हाथ में गुवार है, 4 साल हो गए। ग्वार है आपके पास? हाँ, और मैं सरसों लेना चाहता हूँ, कब लेना चाहिए सरसों को? बताइए वीरेंद्र जी। सरसों के लिए आप थोड़ा रुक सकते हो। गवार इस भाव पे बाई करने के लिए अट्रैक्टिव है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए और कि कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।